एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु उससे पूछता है कि तुमने सबको छोड़कर मुझे पर हमला क्यों किया था। 12th कहता है ये काफी आसान है क्योंकि तुम सबसे कमजोर हो। ये सुनकर किंसु को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि 3 दिन पहले मैंने 14th सन ऑफ गॉड को फाइटिंग पेविलियन में हरा दिया था। ये सुनकर वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं 5-6 महीने से ही माउंटेन में रह रहा हूँ, इसलिए बाहर में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। किंसु पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मैं यहाँ से जा रहा था। वो कहता है कि मैं सच में नहीं जानता था, यहाँ से तो कई सारे सन ऑफ गॉड जाते रहते हैं और मैं सिर्फ आज ही अटैक करने के बारे में सोचा था और तुम मेरे चपेटे में आ गए थे। मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम रिमर्स के जैसा बिल्कुल भी नहीं होगे। ये पहली बार है कि मैं किसी सन ऑफ गॉड से फाइट किया हूँ और बहुत ही बुरी तरह से हार भी गया हूँ। गाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि ये 5-6 महीने से माउंटेन में ही रह रहा है तो शायद ये जरूर एक कोइंसिडेंट ही हो सकता है। किंसु कहता है कि कोइंसिडेंट हो या ना हो हम लोग इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं। 12th सन ऑफ गॉड यहाँ पर 5-6 महीने से रह रहा है, अगर उसे कोई बता देता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। ये सुनकर गाओ कहता है तो इसका मतलब आप 16th पर शक कर रहे हैं, आफ्टर ऑल उसी ने आपको सेंदाई आने के लिए इनवाइट किया था। किंसु कहता है कि वो हो भी सकता है या फिर नहीं भी। ये ट्रिप सच में काफी ज्यादा मजेदार होने लगा है। वहीं पर 12th कहता है कि मैं आपके जितना अच्छा नहीं हूँ और आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, इसके बदले मैं आपको किसी तरह का अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है, लेकिन तभी किंसु उसे रुकने के लिए बोलकर कहता है क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला। ये सुनकर वो भड़कते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं आपको कोई गिफ्ट देकर ये मामला खत्म कर दूंगा, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। किंसु उससे उसका सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट मांगता है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मुझे ज्यादा बुली मत करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। किंसु कहता है कि तुम्हारा आधा टूटा हुआ बॉडी के साथ क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। ये बोलकर वो फिर से उसी नेल से उस पर हमला कर देता है। 12th उसे किसी तरह से रोक तो देता है, लेकिन तभी वो अपना सन गॉड बॉडी का यूज करता है और काफी ज्यादा फोर्स का यूज करने लगा होता है, जिससे उसे लग जाती है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। ये देखकर वो उसे माफी मांगने लगा होता है। किंसु उससे उसका सर्टिफिकेट मांगता है, वो उसे निकाल कर दे देता है जिसमें 12th लिखा होता है। किंसु उसे लेकर उससे उसका कनेक्शन को तोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जीने का कोई चांस नहीं दोगे, मुझे ब्रेक मत करो, मैं ग्रेट एम्परर के पाथ पर जाना चाहता हूँ। वहीं पर किंसु उससे कहता है कि जब तुम मुझ पर अटैक करके मुझे निकल गए थे क्या तुम उस वक्त मुझे एक चांस देने के बारे में सोचे थे। तभी वो हार मान लेता है और अपना कनेक्शन को उससे तोड़ देता है और किंसु उस पर अपना ब्लड को डालकर उसे अपना बना लेता है और कनेक्शन टूटने के बाद उसमें जो 12th लिखा होता है वो मिट जाता है। उसे लगाकर उसके पास अब 3 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट आ जाता है जो कि एक साथ आने के बाद एक माउंटेन में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखकर किंसु कहता है कि अब मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि जब मेरे पास सभी 18 का 18 आ जाएंगे तब क्या होगा। वहीं पर 12th उससे कहता है कि अब वो पूरी तरह से आपका हो गया है कि अब तुम मुझे जाने दे सकते हो। किंसु कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस बच रहा है, पहला खुद को मुझे सरेंडर कर दो या फिर दूसरा है कि मारे जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा होता है कि मुझे डेड एंड तक मत पहुंचाओ। तभी किंसु उसके बॉडी से अपना नेल निकाल लेता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो उससे कहता है कि सन ऑफ गॉड का बैटल लाइफ और डेथ का बैटल है, मैं तुम्हारा जान तो बख्श देता हूँ लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, आज से तुम मेरी सवारी हो नहीं तो तुम मारे जाओगे। 12th उठते हुए कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि 18th बहुत ही बड़े लूजर है और बेकार है, लेकिन आज मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देख लिया है कि 18th काफी ज्यादा रथलेस और बाकियों से काफी ज्यादा डिसाइसिव है, यहाँ तक कि एम्परर के बैटल में भी तुम्हारा जीतने का चांस ज्यादा लग रहा है। अब तो मैं अपने सन ऑफ गॉड के स्टेटस को खो चुका हूँ, इसलिए अब मैं खुद को 18th को सबमिट करता हूँ। मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि जब 18th हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसके साथ साथ मैं भी दूसरे तरफ से हाई लेवल पर पहुंच जाऊंगा। ये बोलकर वो फिर से मेंढक में बदल जाता है और उन लोगों को अपने ऊपर बैठाकर वहां से लेकर जाने लगता है। ये देखकर गाओ कहता है कि सन ऑफ गॉड की हिस्ट्री में आप ही पहले पर्सन है जिसके पास अपने खुद का सवारी है। वहीं पर दूर से ये सब कुछ 7th सन ऑफ गॉड और उसका चमचा ये सब कुछ देख रहा होता है और देखकर कहता है कि पहले उसने 11th को हरा दिया, फिर 14th को हराया और उसके बाद उसने 12th को भी हरा दिया है। 18th तो सच में मेरी उम्मीदों से परे होते जा रहा है। उसका चमचा कहता है कि लास्ट टाइम 14th के फाइट में हम लोग बेटे में काफी सारा पैसा हार गए थे, अब तो किंसु के पास एटलीस्ट 3 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट का पीसेस है, तो क्या अब हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। 7th कहता है अभी नहीं, सेंदाई में कॉमनर सन ऑफ गॉड से मिलने दो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग सेंदाई जा रहे होते हैं और लगभग पहुंचने ही वाले होते हैं और वो लोग वहां पर हेवन और अर्थ का लो को फील कर पाने लगे होते हैं और वहां पर लोगों को उड़कर जाना मना होता है, इसलिए गाओ उसे नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन किंसु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग तो उड़कर ही जाएंगे। ये सुनकर 12th कहता है कि आप तो सच में काफी ज्यादा ब्रेव निकले। वहीं सेंदाई में ओल्ड डंकी और 16 सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहां पर बैठकर वो लोग चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं और ओल्ड डंकी उसे बता रहा होता है कि किंसु के पास फ्लोटिंग आइलैंड है, पिछली बार बेट में वो सब कुछ जीत गया था, इसलिए अगर पैसों की बात करो तो मुझे डर है कि किंसु से ज्यादा किसी भी सन ऑफ गॉड के पास पैसा नहीं होगा। 16 कहता है और इसीलिए तो मुझे मेरे पुराने दोस्त की याद आ गई है, वो सबसे ज्यादा मेरा ही बात मानता है, पीना, फीमेल डिमंस के साथ मजे करना, वो सब तो मैंने ही उसे सिखाया है, लेकिन पता नहीं कैसे वो रिसेंटली काफी ज्यादा बदल गया है। ओल्ड डंकी उससे पूछता है कि डिमन फेरी का शो स्टार्ट होने वाला है
है, लेकिन 18 अभी तक आया क्यों नहीं है। 16 कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं उसे काफी अच्छे तरह से जानता हूँ, चाहे वो कितना ही बदल क्यों ना जाए, वो हमेशा यूजलेस गार्बेज ही रहेगा, वो जरूर आएगा। मैंने पहले ही उसका सारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज, पैसा वैसा सब कुछ उसे बेवकूफ बनाकर ले लिया है और काफी लंबे टाइम से उससे कांटेक्ट भी नहीं किया हूँ। और इस बार इस फेरी डीमन की मदद से मैं उसे दोबारा से बुला रहा हूँ और उसका सब कुछ लूट लूंगा। ओल्ड टिंकी भी चेयर करते हुए कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं काफी सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हम लोग किंसू से उसका सब कुछ लूट लेंगे और उसका 60% आपको मिल जाएगा। वो दोनों काफी खुशी खुशी डील बना लेते हैं और किसी को भेजकर किंसू को पता लगाने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर 12th आकर कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहीं पर छलांग लगाकर आ जाता है, जिससे कुछ लोग वहीं पर गिर जाते हैं, टेबल उलट जाती है और 16th और ओल्ड टिंकी भी गिर जाते हैं। और उन्हें देखकर काफी सारे लोग कहने लगे होते हैं कि सेंदाई में आसमान से लैंड करना तो फॉरबिडन है, लेकिन फिर भी कौन है जो रूल को समझ नहीं पाता है। देखकर तो वो युवा का सन ऑफ गॉड लग रहा है। दूसरा कहता है कि वो तो 18 सन ऑफ गॉड है, जिससे कि 16 ने फेरी डीमन को देखने के लिए इनवाइट किया है। ओल्ड टिंकी उठते हुए कहता है कि ऐसा आना आपके कैरेक्टर को शोभा नहीं देता है। ये सुनकर गाऊ उसे बताता है कि सेंदाई को ओल्ड टिंकी ही चलाता है, लेकिन इसका पीछे का फोर्स कौन है किसी को भी नहीं पता है। पिछली बार हम लोग उससे काफी सारा पैसा जीत लिए थे और ये हमेशा से एक सैडी बिजनेसमैन रहा है, इसलिए इससे बचकर रहिएगा। तभी किंसू उतरते हुए कहता है क्या रूल लोगों द्वारा सेट किया गया है, अगर मैं उन्हें तुम लोगों के लिए बदल भी दूं तो क्या हो जाएगा। ये सुनकर ओल्ड टिंकी कुछ बोल ही नहीं पाता है। तभी 16th अपने ऊपर से टेबल हटाते हुए कहता है कि ओल्ड टिंकी मुझे थोड़ा सा फेस दो, वो मेरा आज का गेस्ट है। ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है और वो किंसू से उसका पालतू बिस्ट को हटाने के लिए कहता है। ये सुनकर 12th भड़क जाता है और उसे अपने जिप से थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम पालतू है गधे कहीं के। ये बोलकर वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आप 18th के साथ कैसे आ सकते हैं। वो उसे डराते हुए कहता है कि ये मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ आऊं या किसके साथ ना आऊं, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करोगे तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर वो डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी वहाँ पर डीमन फेरी आ जाती है जो कि अपना चेहरा ढकी होती है। उसे देखकर सभी लोग उसकी खूबसूरती का काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि वो किसी एंशिएंट डीमन किंगडम की प्रिंसेस है, लेकिन अब रेड वर्ल्ड में है। उसे देखकर तो किंसू का भी मुंह खुला रह जाता है और तभी 16th कहता है कि ये काफी ज्यादा खूबसूरत फेरी डीमन है, आज तक किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा है। लेजेंड तो ये भी कहते हैं कि ये किसी एंशिएंट डीमन किंगडम की प्रिंसेस है, आज काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि वो आई है, जो ज्यादा पैसा देगा वो उसको अपना चेहरा दिखाएगी। और किंसू से कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें सिर्फ 5000 स्पिरिट स्टोन देने की जरूरत है उसका असली चेहरा देखने के लिए, और अगर तुम 1 लाख देते हो तो तुम रात भर उससे अच्छे तरह से बात कर पाओगे। किंसू कहता है कि ये सच है कि इसका फिगर काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसका टेम्परामेंट भी काफी ज्यादा अपीलिंग है, ये सच में एक क्वालिटी फेरी डीमन है। 16th फिर से उसके करीब आकर कहता है कि अगर वो बेहतर नहीं होगी तो मैं कभी भी तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ही नहीं, और पूरा लालची बनकर कहता है कि चलो जल्दी से बिट करो, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का फ्लोटिंग आइलैंड है, 1 लाख तो तुम्हारे लिए कुछ भी ज्यादा होगा ही नहीं। वहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि सब कुछ तमाशा देख रहा होता है। तभी वहाँ पर 6 सन ऑफ गॉड आकर उसे चाय देता है। ये देखकर वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लगा होता है। 6 कहता है कोई बात नहीं। तभी वो बंदा उसे काफी सारा पैसा दे देता है। वो सब लेकर 6 कहता है बस इतना ही। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है कि इतना दिया फिर भी और मांग रहा है। ये सोचकर वो उसे और दे देता है और कहता है कि आपके द्वारा यानी कि सन ऑफ गॉड के द्वारा वाइन पोरिंग तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है। 6 सभी का सभी पैसा लेकर उसे थैंक्स कहता है। वहीं पर ये सब देखकर किंसू उससे पूछता है क्या वो 6 सन ऑफ गॉड है। 16th बताता है कि हाँ वही झोली यानी कि 6 सन ऑफ गॉड है, जो कि थोड़ा सा एरोगेंट है और जल्दी से गेट अलोंग नहीं हो सकता है। वीकेंड में यहाँ पर काम करता है और अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी का यूज करके काफी अच्छा खासा पैसा भी छाप लेता है। अगर वो किसी को सर्विस देता है तो कम पैसा क्या होता है भूल ही जाना। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो इस फेरी डीमन को पसंद करता है, इसलिए जल्दी से अपना मूव चलो। अगर तुम अपना मूव चलते हो तो कोई भी तुमसे कम्पीट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं और वो आज रात के लिए तुम्हारी हो जाएगी। किंसू कहता तो ठीक है मैं बिड लगाता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगा होता है। ये देखकर 16th काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सबको शांत होने के लिए बोलकर कहता है कि 18th भी आज हमें ज्वाइन कर रहा है, चलो जल्दी से 1 लाख बिड कर दो। लेकिन वहीं पर किंसू कहता है कि मैं एक स्पिरिचुअल स्टोन को बिड कर रहा हूँ। ये सुनकर 16th काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके साथ साथ सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और यही बोलने के साथ यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसू सिर्फ एक ही स्टोन को बिड पर लगाया होता है। ये देखकर 16th काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोग भी बातें करने लगे होते हैं कि 18th को आज क्या हो गया है, वो सिर्फ एक ही स्टोन को बिड क्यों कर रहा है। और उन लोगों का बकबक कंटिन्यू रहता है। वहीं पर ये सुनकर वो फेरी डीमन उससे कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल स्टोन 18 सन ऑफ गॉड तो बिल्कुल भी रूमर्स का जैसा नहीं निकले। किंसू कहते हैं कि मैंने हाल ही में अपने इंटरेस्ट को बदल दिया है और अब मैं फेरी डीमंस को पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर 16th उससे पूछता है तो अब तुम क्या पसंद करते हो। किंसू अपना सोल को निकालकर कहता है कल्टीवेशन,
मैं यहाँ पर किसी फीमेल डीमन को देखने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि ये जगह धर्मा रिलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने आया हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर चला जाता है और सोचता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो खुद को इस्तेमाल करने दूंगा। वहीं पर ओल्ड डंकी उससे कहता है कि अब हम लोग क्या करें, वो तो हमारे जाल में बिल्कुल भी फंस नहीं रहा है। 16th कहता है कि लगता है कि किंसु सच में काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, जिस किंसु को मैंने ट्रेन किया था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अलग था। वहीं पर ये देखकर 6 काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि 18th एक स्टोन को बीट करके क्लियरली फेरी डीमन का सबके सामने इंसल्ट कर रहा है। इसी तरह के एरोगेंस को मैं सबसे ज़्यादा डिस्पाइस करता हूँ। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि एक मिस्टीरियस ऑरा को फील कर पा रहा होता है। सिर्फ वहाँ पर खड़े होने से ही वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगा होता है और कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह पर कोई टेम्परेरी साइन इन टास्क क्यों नहीं मिला है। सिस्टम उसे बताता है कि टेम्परेरी साइन इन लोकेशन अपनी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच गया है, जल्दी से दोंग्यू माउंटेन ग्रैंड सेरेमनी में जाकर जल्दी से जल्दी साइन इन करो, उसके बाद टेम्परेरी साइन इन टास्क मिलेगा। ये देखकर वो सोचता है तो इसका मतलब मेन टास्क कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आना पड़ेगा। वहीं पर अनाउंसर कहता है कि 18th ने सिर्फ एक ही स्टोन को बीट किया है, इसलिए रूल के अनुसार दूसरे लोग भी बीट करना कंटिन्यू कर सकते हैं और सबसे हाई बिडर जीतेगा। लेकिन कोई भी बीट कर ही नहीं रहा होता है। ये देखकर ओल्डन की परेशान होने लगा होता है और सोचता है कि अगर कोई बीट करेगा ही नहीं तो 18 से 1 लाख कमाने का मौका तो चला जाएगा, उसके साथ साथ हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाएगा। वहीं पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ फेरी डीमन को देखने तो नहीं आए हो ना, बीट क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा कहता है कि बीट करने का भी क्या फायदा होगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो हम जैसे ऑर्डिनरी कल्टिवेटर का पहुंच में है। 18th सन ऑफ गॉड एक डीमन बिस्ट पर राइड करके आसमान से आया है। वहीं पर 12th कहता है और वो डीमन बिस्ट मैं यानी कि 12th सन ऑफ गॉड हूँ और मुझे मरना वरना नहीं है कि मैं बीट करूंगा। दूसरे लोग कह रहे होते हैं कि किंसु का कैरेक्टर काफी ज्यादा प्लेइंग है, अगर तुम बीट कर भी देते हो तो क्या तुम उससे जीत पाओगे। तभी अनाउंस किया जाता है कि अगर कोई बीट करना ही नहीं चाहता है तो आज ये 18th सन ऑफ गॉड को अकम्पनी करेगी। तभी 6 चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं 100 नहीं मैं 1000 स्पिरिट स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि 6 सच में बीट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि सभी रूमर सच है कि 6 सच में उससे प्यार करता है। वो 6 से कहते हैं कि मॉडल प्लेटफॉर्म यानी कि सेंदाई के स्टाफ के मेंबर होने के कारण रूल के अनुसार आप बीट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। 6 चिल्लाते हुए कहता है बट किंसु एक स्टोन बीट करके सबके सामने तुम्हारे इंसल्ट कर रहा है, जिससे कि मैं बिल्कुल भी सह नहीं सकता हूँ। वैसे भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए आज मैं अपना फीलिंग को रिवील कर देता हूँ। ये सुनकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 6 सन ऑफ गॉड जो कि हमेशा से बिल्कुल चुपचाप और शांत रहा करता था और लो की रहता था, उसने अपना लव रिवील कर दिया है। वहीं पर वो कहती है आपके प्यार के लिए थैंक्स, बट यहाँ का रूल हमेशा माना गया है और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे वजह से रूल को तोड़े। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ रहे हैं। मैं रूल्स को फॉलो करने के लिए अपने इंटरेस्ट पर से गिव अप करने के लिए तैयार हूँ और 18th सन ऑफ गॉड को अकम्पनी दूंगी। 6 कहता है कि तुम्हें सच में पता है कि पोलाइट कैसे होना है, कब राइटस होना है, कब क्या करना है, तुम तो बिल्कुल मेरी सुनती ही नहीं हो। वहीं पर ये देखकर गाँव कह रहा होता है कि वो कितना औसम है ना, एक स्पिरिट स्टोन बीट करने के बाद भी कोई भी कम्पीट करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। 12th कहता है कि 18th सन ऑफ गॉड सच में काफी ज्यादा ग्रेट है, पता नहीं उसका जैसा लेवल पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, या पहुंच भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा मुझे भी नहीं पता। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि वहाँ के काफी सारी चीजों को फील कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ। ये सोचकर वो धर्मा रिलम में ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आकर कहता है कि कोई भी बीट करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये आज आपको अकम्पनी देगी। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है आखिर वो लोग सोच क्या रहे हैं। तभी वो आकर उसे ग्रीट करती है और कहती है कि आज मैं आपको अकम्पनी दूंगी। किंसु उससे कहता है कि यहीं पर साइड में जाकर खड़ी हो जाओ और मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करना। ये बोलकर वो सोचता है कि वुमेन चाहे कितने इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए कल्टीवेशन से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकती है। वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी एक फीमेल डीमन है जो कि सर पर चढ़ी रहती है, अगर एक और को लेकर चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं आखिर सिचुएशन क्या है, वो फेरी डीमन को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, वो तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि किसी ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग उसके पीछे पागल है। आखिर 18th सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा डिफरेंट कैसे हो गया है। वहीं पर वो उससे पूछती है आखिर आपका मतलब क्या है। किंसु कहता है कि मुझे मेरा कोई जरूरी काम करना है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम भी जाकर अपना कुछ काम करो। वो कहती है कि अपने स्लेव को अकम्पनी देने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है, और उसे सिड्यूस करते हुए कहती है क्यों ना मेरे साथ ड्रिंक करके थोड़ा सा आराम कर ले। वो गुस्से में कहता है मैं एक बार और कह देता हूँ कि मुझे परेशान मत करो, और सोचता है आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, क्या उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या, ये तो मेरा ग्रेट पाथ के इनलाइनमेंट को डिले कर रही है। वो कहती है कि आप ही सबसे हाईएस्ट बिडर है और आज मैं आपको ही अकम्पनी दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आपके कम में अकम्पनी दे सकती हूँ। ये देखकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो थोड़ी सी डर जाती है और सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने पब्लिक में उसका काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया है। वो तो र्यूमर से भी 100 गुना ज्यादा क्रेजी निकला। वो कहती है कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, लगता है कि आपने अपने सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी को खो चुके हैं। किंसु कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और खुद को और ज्यादा ह्यूमिलेट मत कराओ।
और सोचता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो जरूर इसके पीछे कोई डीमन होगा, लेकिन किस तरह का डीमन है जो मुझे डरा सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ का ट्रिप कुछ ज्यादा डीप होते जा रहा है। तभी सिक्स चिल्लाते हुए कहता है कि डीमन फेरी से रूडली बात करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसु कहता है कि फेरी टाइटल काफी ज्यादा नोबेल है, यहाँ तक कि याओची की होली मेडन को भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इस टाइटल को यूज करने के लिए। उसका जैसे एक छोटी सी डीमन खुद को फेरी कैसे कह सकती है। सिक्स सन ऑफ गॉड, अगर तुम उसे एक फेरी के जैसा ट्रीट करते हो तो करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें रोक भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे परेशान करना बंद करो क्योंकि अब मैं अपना ब्रेक थ्रू करने जा रहा हूँ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। तभी वो उसे शांत करते हुए कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड बिल्कुल सही है, मैं एक लोली वीमेन हूँ, मेरे पास कोई भी फेस नहीं है यहाँ पर दिखाने के लिए, यानी कि मेरा यहाँ पर कोई इज्जत है ही नहीं। सिक्स सन ऑफ गॉड मेरे लिए खड़े होने के लिए थैंक्स, ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर सिक्स उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है। वहीं पर सिक्स काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो उससे कहता है तो क्या तुम धर्मा रिले में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? तो क्या तुम्हें पता है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल विजन को ट्रिगर कर पाया था? जब वो यहाँ पर धर्मा रिले में ब्रेक थ्रू किया था तब वो मैं था। यहाँ पर जितने लोग भी धर्मा रिले में ब्रेक थ्रू किए हैं उनमें से मेरा धर्मा रिलम का फाउंडेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, इसका मतलब कहीं तुम खुद का इंसल्ट तो नहीं करवाना चाहते हो ना? तुम्हारे जैसे अमीर और पावरफुल लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि वही सबसे हाईली है और दूसरे का सिर्फ इंसल्ट ही करते रहते हैं। सिर्फ ये कि तुम एक बेटर फैमिली से आए हो, इसके अलावा सब कुछ यूजलेस है और मैं तुम्हारे ही जैसे लोगों को सबसे ज्यादा डिस्पाइस करता हूँ। अपने फैमिली बैकग्राउंड पर डिपेंड होकर सन ऑफ गॉड बनकर और कल्टिवेट करने का क्या पॉइंट है? अगर तुम ब्रेक थ्रू करते वक्त मुझे सरपास नहीं कर पाओगे तो तुमने उसके बारे में जितना कुछ भी एरोगेंट बात बोले हो वो सब तुम्हें वापस लेना पड़ेगा। किंसु उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है हालांकि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे बंदे नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ पर आज सिर्फ धर्मा रिले में ब्रेक थ्रू करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारा चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और सबको देखने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है और वो एक ही बार में देखते ही देखते 9 हेवन और अर्थ के लोगों को इनलाइट कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि रूमर्स गलत है, 18 सन ऑफ गॉड तो एक सुप्रीम जीनियस है। लेकिन तभी कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि यहाँ का सिचुएशन ही ऐसा है, इसलिए अर्थ और हेवन के लोगों को समझना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। 10,000 सालों में सिर्फ 6 सन ऑफ गॉड ही है जो कि इमोर्टैलिटी पिल को फ्लक्चुएशन करवा पाए थे। वहीं पर किंसु सिस्टम का रिवॉर्ड धर्मा वाइन क्रिएशन पिल का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ का धरती हिलने लगती है और थोड़ा सा नदी का पानी उल्टा बहने लगा होता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि लगता है कि हम लोगों का आंख दोबारा से खुलने वाला है। वहीं पर ये देखकर 16 कहता है कि मुझे लगा था कि 18 सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन वो तो सच में ब्रेक थ्रू कर रहा है। मैं तो ये जानता था कि वो पहले बहुत ही बड़ा गार्बेज था, लेकिन अब तो वो कल्टीवेशन को स्टार्ट कर भी दिया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन गया है। ओल्ड टिंकी कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड ने अभी काफी सारे लोगों को काफी सारे सरप्राइजेस दे दिया है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो मुझे डर है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और कोई भी उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा। 16 कहते हैं कि तुम ज्यादा कुछ मत सोचो, अभी भी काफी सारे सन ऑफ गॉड्स है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लोग अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाए हैं और उनके सामने तो किंसु कुछ भी नहीं होगा। वहीं पर किंसु का ब्रेक थ्रू करने से अचानक पूरा का पूरा बादल काला हो जाता है और तभी वहाँ पर लेजेंडरी नीदरवर्ल्ड आ जाता है। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि नीदरवर्ल्ड दुनिया का 3 सबसे ज्यादा ट्रेकेरस और अनएक्सप्लेन्ड जगहों में से एक है। डेथ के बाद कल्टीवेटर का अनकॉन्शियस सोल वहाँ पर चला जाता है, लेकिन पास्ट के ग्रेट एम्परर का जैसा ये भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने से सीज कर दिया गया था और बाकी तो सिर्फ लेजेंड ही है। एंशिएंट रिकॉर्ड के अनुसार नीदरवर्ल्ड एंशिएंट एम्परर से भी ज्यादा टाइम से गायब है और ये भी थ्योरी है कि 1 लाख साल पहले ही ये पूरी तरह से वर्ल्ड से गायब हो गया था। वहीं पर ये देखकर 16 काफी ज्यादा घबराते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर बन गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो नीदरवर्ल्ड को भी खींचकर लेकर आ गया है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो उससे उसका रिसोर्सेज को लूटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर किंसु सोच रहा होता है कि मार्शल रिलम से धर्मा रिलम में ब्रेक थ्रू करके डिवाइन कॉन्शियसनेस को कंडेंस किया जाता है, लेकिन मैंने ना सिर्फ डिवाइन कॉन्शियसनेस बल्कि सोल को भी कंडेंस कर लिया है जो कि स्पिरिट रिलम में होता है। इस दुनिया में 3 क्रिएशन का प्लेसेस है और उनमें से नीदरवर्ल्ड एक है। कहीं इसका मतलब कि मैंने पहले ही अपने सोल को कंडेंस कर लिया है, इसी के कारण तो मेरे ब्रेक थ्रू करने पर ये आ तो नहीं गया है ना। और यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु ब्रेक थ्रू कर ही रहा होता है कि तभी नीदरवर्ल्ड उससे बोलना शुरू करता है कि आखिर ये तुम कैसे हो सकते हो, तुम्हें ये क्यों हो सकते हो। वो जो बोल रहा होता है उससे सिर्फ किंसु के अलावा और कोई भी सुन नहीं पा रहा होता है और तभी वो किंसु के माइंड में एक तरह का लाइट डाल देता है और डालने के बाद कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये तुम होगे, मुझे लगा नहीं था कि ये तुम होगे। 9 चेंजेस ऑफ डिवाइन सोल हेवन का एक लेयर को चेंज करता है। हमने तुम्हारा काफी ज्यादा इंतजार किया था, अब नीदरवर्ल्ड का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा। वहीं पर किंसु को कुछ भी समझ में नहीं
नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका मतलब क्या हो सकता है। और जो लाइट अभी अभी उसके माइंड में एंटर किया होता है वो नीदरवर्ल्ड का नक्शा होता है और किंसू का ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो नीदरवर्ल्ड पूरी तरह से दोबारा से जिंदा हो गया हो और तभी अचानक वो गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि देखो वो गायब हो गया है, पता नहीं किस तरह का अपॉर्चुनिटी 18 सन ऑफ गॉड को मिला होगा, कहीं इसका मतलब उसने 6 सन ऑफ गॉड का सरपास तो नहीं कर दिया है ना। ये सुनकर 6 कहने लगा होता है कि ये सब बेफालतू की बातें करना बंद करो, नीदरवर्ल्ड कैसे सर्वाइव कर सकता है। इमोर्टल पिल तो ग्रेट एम्परर से कंपेयर किया जा सकता है लेकिन वो तो उसे ट्रिगर भी नहीं कर पाया है। 18th सन ऑफ गॉड तो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा इंफीरियर है। वहीं पर किंसू हंसने लगा होता है और कहता है कि वो तो सिर्फ एपेटाइजर था, तुम लोग तो सिर्फ देखना कंटिन्यू करो, अब मेरा सच में ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया है और इस बार तो मेरे पास मेरा सोल भी है, तो पता नहीं ब्रेक थ्रू करने पर क्या होगा और मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मेरा पावर कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बोलकर वो ब्रेक थ्रू करने लगता है और वहाँ का हालत और वहाँ का सीन देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो धर्मारीला में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर मैं इसे अपनी इन्हीं आंखों से नहीं देखता तो मुझे लगता कि कोई एंसेस्टर ब्रेक थ्रू कर रहा होगा। वहीं पर पूरा का पूरा धरती हिलने लगा होता है और तभी किंसू का एक और डिवाइन सोल बन जाता है। उसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वहां पर एंशिएंट ब्रोंज गेट अपीयर हो जाता है। ये देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है कि उसने इमोर्टलिटी पिल को ट्रिगर कर दिया है। वहीं पर उसका दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक ह्यूमन सेप्ट का इमोर्टलिटी पिल निकल जाता है और वो एक असली वाला इमोर्टल पिल होता है, कोई प्रोजेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसका अरोमा और फ्रेग्रेंट काफी ज्यादा कमाल का होता है। उसे देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो लगभग 1 लाख साल में भी अभी तक अपीयर नहीं हुआ था। वहीं पर एक बंदा सिर्फ उसका अरोमा को स्मेल करने से ही ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। ये देखकर 12th भी वहीं पर बैठकर कहता है कि इतना अच्छा मौका को मैं गवा बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो भी कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ साथ काफी सारे लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं। वहीं पर वो ह्यूमन सेप्ट इमोर्टल पिल किंसू के सेकंड डिवाइन कॉन्शियसनेस में एक तरह का लाइट भेजता है जिसके कारण उसका दूसरा वाला डिवाइन कॉन्शियसनेस एक ह्यूमन सेप्ट में बदल जाता है और तभी वहाँ का आसमान पूरी तरह से काला हो जाता है और आसमान में काफी सारे डेमोनिक हाथ अपीयर हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इमोर्टल पिल वर्ल्ड में दोबारा से अपीयर हो गया है, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर वो ह्यूमन सेप्ट इमोर्टल पिल को लेने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसके लेने से पहले ही वो दोबारा से उस गेट के अंदर चला जाता है और उसका दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि दरअसल हम लोग काफी ज्यादा लालची है, इसलिए इमोर्टलिटी पिल को इतनी आसानी से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। इमोर्टलिटी पिल का रियल बॉडी दोबारा से अपीयर हो गया है, इसका मतलब एक ग्रेट एरा आने वाला है। ये बोलकर वो भी गायब हो जाता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और उसके जाने के बाद सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वो कितना ज्यादा टेरिफाइंग था ना। इमोर्टलिटी पिल ने एक गॉडफादर लेवल के फिगर को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया था लेकिन आखिरी में वो उसे छू भी नहीं पाया था। वहीं पर किंसू कह रहा होता है कि इमोर्टल प्लेटफॉर्म यानी कि सेंदाई सच में ब्रेक थ्रू करने के लिए बिल्कुल सही जगह है और सोचता है कि ना सिर्फ इससे मेरा ताकत काफी ज्यादा बढ़ गया है बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा सेकंड कॉन्शियसनेस और ह्यूमन सेप्ट इमोर्टलिटी पिल के बीच में शायद काफी कमजोर कनेक्शन बन गया है। ये सोचकर वो अपने दूसरे वाले डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने माइंड में डाल लेता है और वो फील कर पाता है कि उसका सेकंड वाला कॉन्शियसनेस पहले वाले से काफी ज्यादा अलग है। ये करने के बाद वो 6 से कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहे थे, क्या अब तुम कन्विंस हो गए हो। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड तुमने मुझे सच में काफी ज्यादा हैरान करके रख दिया है। मैं ये एडमिट करता हूँ कि मैं तुमसे काफी ज्यादा इंफीरियर हूँ लेकिन मैं झोली काफी ज्यादा गरीब फैमिली से उठा हूँ और कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया हूँ और किसी का गुलामी नहीं किया हूँ और किसी का बात भी नहीं माना हूँ। तुम सिर्फ 30 साल तक मेरा इंतजार कर लो, मैं फ्यूचर में तुम्हें जरूर अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। ये बोलकर वो अपने फीमेल डीमन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो कहती है कि आप सच में काफी ज्यादा एलिगेंट है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप फ्यूचर में जरूर 18th को सरपास कर देंगे। ये बोलकर वो दोनों वहां से जाने लगे होते हैं लेकिन तभी किंसू रुकने के लिए बोलकर कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को जाने के लिए बोला। वो रुककर पूछता है, आखिर तुम क्या करने वाले हो। किंसू कहता है, नाटक करने के बाद भागना चाहते हो, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर तुम कन्विंस नहीं हो तो मुझे तुम्हें अपने हाथ का यूज करके सप्रेस करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर उसे सप्रेस करने जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अगर तुम धर्मारीला में ब्रेक थ्रू कर भी लिए हो तो भी क्या हो गया है, तुम्हारा डिवाइन कॉन्शियसनेस तो सिर्फ अभी अभी बनकर तैयार हुआ है और कल्टीवेशन के टाइम में तुम मेरा बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं हो। ये बोलकर वो भी अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस से अटैक कर देता है और वो एक सोर्ड बनाकर उस पर हमला किया होता है लेकिन किंसू कहता है कि वो तो मेरे सामने सिर्फ एक चींटी है। ये बोलकर वो अपने पहले सोल को भेज देता है जो कि देखते ही देखते उसके सोर्ड को पूरी तरह से खा जाता है जिससे 6 खून की उल्टी कर देता है और कहने लगा होता है कि इम्पॉसिबल, तुमने तो अभी ही अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को कंडेंस किया है लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और उसके काफी ज्यादा रजिस्ट करने के बाद भी किंसू उसे अपने हाथों से कुचलकर सप्रेस कर देता है। ये देखकर कुछ लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
वहीं पर 16 काफी ज्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि ये डेफिनेटली वो वाला किंसु नहीं है जिसे मैंने ट्रेन किया था। आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया है? ओल्ड टेंकी पूछता है कि अभी वाले 18 सन ऑफ गॉड से उसका रिसोर्सेस लूटना अभी भी पॉसिबल है क्या? 16 कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो तो हमेशा की तरह गार्बेज ही रहेगा। तभी किंसु चिल्लाकर 16 का नाम लेता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और कहने लगा होता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? किंसु उससे पूछता है कि आज तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों बुलाए थे? ये बोलकर वो उसे भी सप्रेस करने आगे बढ़ते हुए कहता है कि जल्दी से क्लियर कर दो। ये देखकर उसके फट जाती है और वो कहने लगा होता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो गया होगा। किंसु कहता है कि गलतफहमी तेल लेने चला गया है, क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखता हूँ? ये देखकर वो और भी ज्यादा डर गया होता है और कहने लगा होता है कि प्लीज रुक जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। किंसु कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक ही कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसे भी सप्रेस कर देता है। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और 12th कहते हैं कि 18 तो सच में काफी जल्दी एक्शन लेने वाला है। अब लग रहा है कि हाँ, उसे फॉलो करके मैं कोई भी गलती नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर काफी दूर से हमेशा की तरह ये सब कुछ 7th और उसका चमचा पूरा का पूरा तमाशा देख रहे होते हैं और उसका चमचा कहता है कि उसने एक ही दिन में 3 सन ऑफ गॉड को सप्रेस करके रख दिया है। मुझे तो डर है कि अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 7th कहता है कि जितना अच्छा वो अभी परफॉर्म कर रहा है, जितना ज्यादा लोगों को वो सप्रेस करेगा, हमारे लिए वो इतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ दिन के बाद होने वाला सन ऑफ गॉड की मीटिंग में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर 18th वहां से निकल गया होता है। ये देखकर 6 काफी ज्यादा पगला रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि डैम इट किंसु के बच्चे, तुमने आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा इंसल्ट किया है। और काफी ज्यादा दुखी होकर कह रहा होता है कि आखिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? पहली बार पावरलेस होना कैसा होता है, मैं ये फील कर पा रहा हूँ। तभी वो आकर उसे उठाते हुए कहती है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है, आज का फेलियर का मतलब कुछ भी नहीं है, आप सबसे यूनिक सन ऑफ गॉड है। जितना ज्यादा आप खुद को रिफाइन करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपको ग्रो होना चाहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप फ्यूचर में 18 सन ऑफ गॉड को जरूर हरा पाएंगे। ये सुनकर वो भी खुद को संभालता है और अपने उस गुस्से का यूज करके खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कहता है। वो कहती है कि अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो आप मुझे मेयर बुला सकते हैं। वो कहता है कि मेयर तुम ज्यादा चिंता मत करो, फ्यूचर में जरूर किंसु को मैं हम दोनों के सामने नील डाउन करवा दूंगा। इसके बाद उनके सन आइलैंड का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर गाओ उसे बता रहा होता है कि युवा सेट का मास्टर वापस लौट चुके हैं, इसलिए अब से 10 दिन के बाद सन ऑफ गॉड का मीटिंग होगा जिसमें सभी के सभी सन ऑफ गॉड जमा होंगे और सन ऑफ गॉड का बैटल ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। तभी वहाँ पर मिंग्यू आकर कहती है कि मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए वो घर जाने के लिए उससे परमिशन मांगती है। वो उसे जाने के लिए उसे अनुमति दे देता है और गाओ को उससे कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट और मेडिसिन देने के लिए कहता है। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर किंसु काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि पिछली बार हम लोग बेट में फ्लोटिंग आइलैंड से आधा से ज्यादा स्पिरिचुअल फ्रूट को जीत लिए थे, उन सब का क्या हो गया? गाओ कहता है कि बताने से ज्यादा अच्छा दिखाना होगा। ये बोलकर वो उसे उस वेयर हाउस में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो लोग सभी जीते हुए फ्रूट्स को रखे थे। किंसु उसका दरवाजा खोलता है तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का बीज का ढेर लगा होता है और बाई जो बैठकर अभी भी सब खा रही होती है। ये देखकर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है क्या ये सब तुम खाई हो? वो कहती है हाँ क्यों, क्या हो गया है? किंसु काफी हैरानी से कहता है कभी सिर्फ कुछ ही दिन हो रहा है और तुम सब खाकर खत्म भी कर दी हो। वो खुद पर काफी ज्यादा प्राउड फील करते हुए कहती है कि मैं ग्रेट हूँ ना। किंसु गाओ से पूछता है क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास हो रहा है? गाओ कहते हैं कि पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था लेकिन देखने के बाद विश्वास हो गया है। वहीं पर किंसु काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर किस मॉन्स्टर का पेट इसके पास है। तभी वो कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं खाने में इतना ज्यादा बिजी थी कि सोई भी नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोने चली जाती है। इसके बाद क्लाउड पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसु जाकर साइन इन कर लेता है और उसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नॉर्मल से स्पिरिचुअल फ्रूट मिलता है और पूरे 100 दिन तक साइन इन करने के लिए सिस्टम उसे एक तालिस्मान भी देता है जिसका यूज वो अपने हराए हुए अपोनेंट पर करने से वो सप्रेस हो जाएगा और ये इविल चीजों पर काफी अलग तरह से काम करता है। वो उसे रखकर कहता है कि 100 दिनों तक साइन इन करने के बाद इतना बेकार गिफ्ट दे रहा है, वैसे भी मैंने अपने सभी अपोनेंट को हरा कर रख दिया है। तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं। उन्हें देखकर किंसु पूछता है कौन हो तुम लोग? टकलू का नाम जेन कोंगमिंग होता है और वो 17 सन ऑफ गॉड होता है। सिंह वाला का नाम ये हुआन होता है और वो 15 सन ऑफ गॉड होता है। वो लोग कहते हैं कि हम दोनों ने 3rd सन ऑफ गॉड को ज्वाइन कर लिया है और 3rd सन ऑफ गॉड हमें ये बोलने के लिए भेजे हैं कि मुझे पता है कि तुम सन आइलैंड को कंट्रोल कर रहे हो और मैं यानी कि 3rd सन ऑफ गॉड तुम्हारे पिछले बिहेवियर को भूलकर तुम्हें खुद को ज्वाइन करने का ऑर्डर दे रहा हूँ। और यही बात में दिखाते हैं कि किंसु उन लोगों से पूछता है कि अगर तुम लोग मुझे अपने टीम में ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो? वैसे भी एम्पायर तो एक ही बनेगा ना, तो झुंड बनाकर क्या फायदा होगा? 15 कहते हैं कि सन ऑफ गॉड का मीटिंग कुछ ही दिनों में हेल्ड होगा और तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है ना कि वहां पर बैठकर हम लोग चाय कॉफी पियेंगे? अगर सच बोलूं तो हमेशा सन ऑफ गॉड के मीटिंग में खून बहती है, अपने जिंदगी को खो देना काफी आम बात है और वही पहली बार होता है जहाँ पर सभी लोग अपना असली पावर और अपना ट्रम्प कार्ड को दिखाते हैं। ऑफकोर्स अगर एक चाहे तो सिक्युलेशन में भी रह सकता है, लेकिन हमेशा सन ऑफ गॉड की मीटिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग
लीडर बनते हैं और कुछ लोगों को खुद को फॉलो करवाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए थर्ड सन ऑफ गॉड यही सब प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा करने से हम लोग सबसे बड़ा फोर्स बन जाएंगे और हमें कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। किंसु कहता है कि सन ऑफ गॉड ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर 17 काफी ज्यादा खुश होकर कहता है कि अगर तुम अपना सन आइलैंड को कंट्रीब्यूट करते हो तो जब थर्ड एम्परर बन जाएगा तो हम सभी लोगों को फायदा होगा। तभी किंसु कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम लोग मुझे ज्वाइन करने वाले हो। ये सुनकर 15 चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिसके कारण हम लोग तुम्हें ज्वाइन करेंगे। किंसु कहता है कि मेरा सन गॉड बॉडी पहले ही थर्ड सन ऑफ गॉड के मून बॉडी को हरा चुका है और उसके अलावा भी मैंने कई सारे लोगों को हरा दिया है। तुम लोगों के पास ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन है कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। 17 कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्टबर्न बन रहे हो, मीटिंग तक इंतजार करो तब पता चलेगा कि तुम कितना ज्यादा अकेले पड़ गए हो। ये बोलकर वो लोग जाने लगे होते हैं, लेकिन तभी किंसु उन लोगों को रोकता है और कहता है कि जो मेरे सामने ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते हैं उन्हें मैं ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों को सप्रेस करने आगे बढ़ता है। ये देखकर 15 चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम कमजोरों को हराकर तुम्हें लगता है कि तुम इनविंसिबल बन जाओगे। और 17 से कहता है कि आज हम लोग मिलकर 18 को हरा देंगे और युवा सेक्ट में अपना भी नाम बना लेंगे। ये बोलकर वो दोनों मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी किंसु अपना सन गॉड बॉडी का यूज करने लगा होता है जिससे वो उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। ये देखकर वो दोनों के दोनों जल्दी से पीछे हट जाते हैं और अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके अटैक करते हैं। और उन्हें लगता है कि किंसु अभी अभी ही धर्म रिलम में एंटर किया है, इसलिए उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस कमजोर होगा। ये सोचकर वो दोनों मिलकर अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके अटैक करते हैं, लेकिन तभी किंसु अपना सिल्क वोम को भेजकर उनका डिवाइन कॉन्शियसनेस के अटैक को खिला देता है, जिससे उनका सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है और वो दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहीं पर 15 खुद को संभालते हुए कह रहा होता है कि हमारे कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसु कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो और अपना अपना सर्टिफिकेट मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर 15 उसे अभी भी अपना ये फैमिली को लेकर धमका रहा होता है। तभी किंसु उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अबे गधे, कम से कम हालात को देखकर तो मुंह खोला करो। 17 कहता है कि अभी हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि अब थर्ड इंचार्ज है, इसलिए हमारा सर्टिफिकेट उनके पास है। किंसु कहता है तो ठीक है, मैं तुम्ही लोगों को किडनैप कर लेता हूँ और तुम लोगों को छुड़वाने के लिए वो जरूर तुम लोगों का सर्टिफिकेट भिजवा देगा। इसके बाद दिखाते हैं कि किंसु उन दोनों को पकड़कर पिंजरे में बंद करके अपने सन आइलैंड के मेन होल में रखा होता है। ये देखकर बाइजू उनका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि क्या ये तुम्हारे नए पालतू जानवर है। ये देखकर 12 कहते हैं कि 2 सन ऑफ गॉड फालतू जानवर बन गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, 18 सन ऑफ गॉड का सवारी बनना काफी ज्यादा ऑनर की बात है। वहीं पर 15 पिंजरे में से चिल्ला रहा होता है कि तुम हमारे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो, अगर इन सब के बारे में ये फैमिली को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे ही नहीं। ये सुनकर किंसु अपना आइलैंड का पावर का यूज करके उसे नील डाउन करवा देता है और कहता है कि हल्ला करना बंद करो, अभी तुम इस आइलैंड के कैदी हो और यहाँ का सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ये बोलकर वो 17 से उसका नाम पूछता है, वो उसे अपना नाम बता देता है। ये सुनकर वो कहता है काफी अच्छा नाम है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि तुम दोनों के अलावा और कौन कौन थर्ड सन ऑफ गॉड को ज्वाइन कर लिए हैं। वो बताता है कि हम दोनों के अलावा 13 सन ऑफ गॉड ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर किंसु 13 को पकड़ने जाते हुए कहता है कि थर्ड अपने पावर को ज्यादा बढ़ा रहा है, अभी मैं जाकर उसे लोनर बना देता हूँ। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 13 सन ऑफ गॉड 7 सन ऑफ गॉड को अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 7 का चमचा आकर उससे कहता है कि 7 अभी सिक्युलेशन में है, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकता है। ये सुनकर 13 वहाँ पर ये बोलकर जाने लगा होता है कि अगर वो मौके का फायदा नहीं उठाएगा तो बाद में जब अफसोस करके रोएगा तो हमें मत बोलना। ये बोलकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर किंसु दिख जाता है। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किंसु कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें भी पकड़ कर लेकर जाने आया हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम मुझे पकड़े लोगे। किंसु कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि जल्दी से खुद का हाथ पैर बांध कर मेरे साथ चुपचाप चलो, नहीं तो अगर मैं एक्शन लेना शुरू कर देता हूँ तो तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाता है और किंसु को सप्रेस करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो उस पर अपने युवान पल से हमला कर देता है जिससे उसका हाथ में चोट लग जाती है और खून भी निकलने लगता है। ये देखकर 13 कहता है अगर हिम्मत है तो युवान पल का यूज करना बंद करो और चुपचाप मुझसे फाइट करो, फिर बताता हूँ। किंसु अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज करके अपने हाथ से उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस विश को भी पूरा कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन ये देखकर 13 हंसने लगता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ने के बाद तुम जीत जाओगे? तुम तो काफी ज्यादा नाइव निकले, मैंने तो तुम्हें जानबूझकर खुद को पकड़ने दिया है। 13 के पास एंशिएंट घोंसली बॉडी होता है और वो अपना घोंसली फायर का यूज करने लगता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और वो सब कुछ राख कर देता है। ये देखकर किंसु सोचता है कि ये वाला फ्लेम सच में काफी ज्यादा अजीब है। सन गॉड बॉडी होने के बावजूद भी मैं थोड़ा सा हीट को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फॉरबिडन सुप्रीम स्किन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। वहीं पर ये देखकर 13 उससे कहता है कि चलो जल्दी से रोना शुरू कर दो और मुझसे भीख मांगना भी शुरू कर दो। किंसु कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हल्ला कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर प्रेशर बढ़ाने लगता है जिससे उसके मुंह से खून निकल जाती है और वो काफी हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम बिल्कुल ठीक कैसे हो सकते हो, ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, मेरा घोंसली फायर सब कुछ जलाकर राख कर देता है, लेकिन तुम अभी तक मरी क्यों नहीं हो। किंसु कहता है कि गार्बेज कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ये बोलकर वो उसे उठाकर पटक
पटक देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और वो उसे पकड़कर लेकर जाने लगता है। ये देखकर 7th का चमचा कहता है कि 13th को उसने काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया है। 18th का ताकत तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी 7th बाहर निकलते हुए कहता है कि उसका घोंसली फायर तो उसे छू भी नहीं पाया। इसके कारण 18th हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया है। सन ऑफ गॉड की मीटिंग में उसका मौत तय है। इसके बाद मून आइलैंड को दिखाते हैं, जहाँ पर 3rd सन ऑफ गॉड अपने लोगों से पूछता है क्या अभी तक उन तीनों में से किसी से कुछ न्यूज मिला है क्या। उसका बंदा कहता है कि अभी तक कोई भी लौट कर नहीं आया है, लेकिन आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप ही वो पहले सन ऑफ गॉड है जिसने सोल रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिए है और आपके पास 3 और सन ऑफ गॉड का सपोर्ट है और सभी सन ऑफ गॉड की तुलना में आपके पास ज्यादा पावरफुल फोर्स है, इसलिए कोई भी आपका बात ना माने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 3rd काफी खुश होकर कहता है कि वो बात तो है, मैं तो बस उनके मुंह से सुनने का अच्छा न्यूज का इंतजार कर रहा हूँ और सोचता है कि जब किंतु मुझे खुद को सरेंडर कर देगा तब पास्ट में उसने मेरा जितना भी इंसल्ट किया है मैं उससे उसका ज्यादा इंसल्ट करके अपना बदला ले लूंगा। तभी वहाँ पर एक बंदा काफी जल्दी में आकर काफी घबराते हुए कहता है कि उन तीनों के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनकर दूसरा कहता है कि पैनिक करना बंद करो और आराम से बोलो, वो तीनों तो काफी ज्यादा ताकतवर है, उनके साथ आखिर हो भी क्या सकता है। वो बंदा काफी घबराते हुए कहता है कि वो तीनों पकड़ लिए गए हैं। ये सुनकर 3rd काफी ज्यादा चौंक जाता है और पूछता है किसने ये किया। वो बताता है 18 सन ऑफ गॉड ने। 3rd पूछता है कि वो दोनों तो 18 को मनाने गए थे हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए, जिसके कारण वो लोग पकड़े गए। ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन 13 तो 7th के पास गया था, उसे 18 ने कैसे पकड़ लिया। वो बताता है कि 15 और 17 को वो अकेले हरा कर पकड़ लिया था, लेकिन वो उससे भी खुश नहीं हुआ था, इसलिए वो जानबूझकर जाकर 13 को भी पकड़ लिया है और वो बोला है कि वो आपको अकेला बना देगा। ये सुनकर 3rd गुस्से से काफी ज्यादा तिलमिला जाता है। वहीं पर वो आगे बताता है कि अगर आप उन तीनों को छुड़ाना चाहते हैं तो उनके बदले आपको उन तीनों का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सुनकर उसका एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो 3rd को एक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन 3rd शांत दिमाग से काम लेता है और कहता है नहीं, हम उसके जाल में फंस सकते हैं। 18 जरूर मुझे अपने फ्लोटिंग आइलैंड से निकाल कर अपने जाल में फंसाना चाहता है। सभी फ्लोटिंग आइलैंड में उनका एक खुद का रिस्ट्रिक्शन होता है और एंसेस्टर यांग विंग काफी ज्यादा पावरफुल है और सन आइलैंड का रिस्ट्रिक्शंस भी काफी ज्यादा पावरफुल है और अभी वो 18 सन ऑफ गॉड के हाथों में है और अगर मैं उसके इलाके में चला जाता हूँ तो वो आइलैंड का रिस्ट्रिक्शंस का यूज करके मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और मैं उसे चाहकर भी हरा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर उसका बंदा कहता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें उन्हें बचाना तो पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर में कोई भी हमें ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। 3rd कहता है हाँ उन्हें बचाना तो पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जाल बिछा हुआ है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है। ये बोलकर वो इन तीनों का सर्टिफिकेट देकर किंचू को देकर उन्हें छुड़ाने के लिए भेजता है। ये देखकर वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। 3rd कहता है कि जो लोग बहुत बड़ी चीज अचीव करते हैं उन्हें पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि लोग ये देखें कि मैं अपने लोगों को कैसे ट्रीट करता हूँ और वैसे भी सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस होने वाला है और मुझे उसमें उन तीनों का सपोर्ट भी चाहिए और जब पूरा सिचुएशन मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तब मैं किंचू से उसका सब कुछ छीन लूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि आप तो सच में काफी ज्यादा अच्छे लीडर है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो बंदा सन आइलैंड पर चला जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए। इसका न्यूज सुनकर किंचू कहता है कि मुझे लगा था कि 3rd सन ऑफ गॉड धैर्य रखेगा या फिर मुझे चैलेंज करेगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो किसी को भेज देगा उन लोगों को छुड़ाने के लिए। तभी उस बंदे को बुलाया जाता है, इसलिए वो बंदा आता है और काफी रूडली उन तीनों का सर्टिफिकेट किंचू को मुंह पर मारते हुए उन तीनों को छोड़ने के लिए कहता है। ये देखकर किंचू कहता है कि 3rd सन ऑफ गॉड तो काफी ज्यादा बात मानने वाला निकला। वहीं पर वो बंदा काफी गुस्से में चिल्ला चिल्लाकर 3rd का काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है और किंचू का काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है। ये देखकर किंचू कहता है कि तुम 3rd को काफी ज्यादा एडमायर करते हो ना। वो कहता है ऑफ कोर्स वही सबसे पहले है जिसने अपने टैलेंट के दम पर एक फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर भी कर लिया है और वही सबसे पहले है जिसने सोल रिले में ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और उनके सामने तो तुम एक बहुत ही बड़ा गार्बेज हो। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि जल्दी से अपना हार स्वीकार कर लो और अभी भी टाइम है कि जल्दी से खुद को 3rd के सामने सरेंडर कर दो। जब ये सब सुनकर किंचू से रहा नहीं जाता है तब वो 12 से उसका पैर तोड़कर उसके आंखों के सामने 3rd सन ऑफ गॉड का जो पट्टी बंधा होता है उसे खोलने के लिए कहता है। इसलिए 12 आता है और उसे पीट कर रख देता है। ये देखकर किंचू उससे पूछता है क्या तुम अभी भी 3rd का पूजा करोगे। वो कहता है बिल्कुल नहीं, अब मैं उसका बिल्कुल भी पूजा नहीं करूंगा। किंचू उससे पूछता है क्या वो हारा हुआ है, एक बहुत बड़ा कचरा है और सबसे बेकार है। वो बंदा कहता है कि हाँ वो सब कुछ है, वो तो यहाँ पर आने से भी डर रहा था, वो तो सच में एक बहुत बड़ा लूजर है। किंचू कहता है एक और लास्ट बात, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। इसका जवाब में वो किंचू का काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंचू उस बंदे को पीट कर रख देता है और उसे वापस 3rd सन ऑफ गॉड के पास भेजने के लिए कह देता है। ये देखकर 13 कहता है कि 18 तो सच में काफी ज्यादा मतलब ही निकला। जब 3rd सन ऑफ गॉड को इसके बारे में पता चलेगा तो मुझे डर है कि कहीं वो खून की उल्टी ना कर दे। 15 कहता है कि गुस्सा करके वो कर भी क्या लेगा। माना कि 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है लेकिन जल्द ही वो नीचे भी गिर जाएगा। लेकिन 17 इन सबसे बिल्कुल ही अलग। वो कह रहा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड तो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड निकला। मैंने तो उसे सच में काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर दिया था। मैंने उसका बैटल पावर और जहां तक कि उसकी बुद्धिमानी
होने को भी कम समझ लिया था। वहीं पर किंचू उन लोगों से उनका कनेक्शन को तोड़ने के लिए कहता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि ये हम लोगों को ऐसा छोड़ने वाला नहीं है, और कोई भी चारा ना होने के कारण वो लोग उससे अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। वहीं पर इसके बाद किंचू उन लोगों को जाने के लिए पिंजरे से निकाल देता है। 13th कहता है कि आज के ह्यूमिलेशन का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। 15th कहता है कि सन ऑफ गॉड का मीटिंग में मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन तभी किंचू देखता है कि 17th कहीं जा ही नहीं रहा होता है। ये देखकर वो उससे पूछता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो। वो कहता है कि मैं आपके एक्शन से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गया हूँ और मैं अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा कुछ करना चाहता था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम मुझे हरा दोगे और हम तीनों लोगों को पकड़ भी लोगे। और थर्ड सन ऑफ गॉड यहाँ पर आने से काफी ज्यादा डर रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मेरे विजन के साथ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं था ना। किंचू कहता है कि जो कहना साफ साफ कहो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा फोर्स ज्वाइन करके तुम्हारा कंपेनियन बनना चाहता हूँ। तुम थर्ड सन ऑफ गॉड से भी काफी ज्यादा डिसाइसिव और डिटरमाइंड हो और तुम्हारे पास ज्यादा चांस है थ्रोन को हासिल करने के लिए। ये सुनकर किंचू कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को देख लेते हो, लेकिन मैं कंपेनियन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ नौकर और अपना गुलामी एक्सेप्ट करता हूँ। तो बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाहते हो। किंचू कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम जाकर थोड़ा सा आराम से इसके बारे में सोच विचार कर सकते हो। इसलिए वो काफी गुस्से में वहां से चला जाता है। ये देखकर 12th सोच रहा होता है कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ, इनका सवारी बनकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। गाओ उससे पूछता है कि आपने उसे भगा क्यों दिया, अपने टीम में ज्वाइन क्यों नहीं कर लिया। किंचू कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उसने थर्ड सन ऑफ गॉड को धोखा दिया है, इसलिए मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ कि वो सिंसियर है भी या नहीं है, और मुझे यकीन है कि वो जरूर वापस आ जाएगा। इसके बाद उनका सन ऑफ गॉड का मीटिंग का दिन आ जाता है और युवा हॉल में काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं कौन कौन सन ऑफ गॉड अपना अपना असली पावर दिखाएगा और अपने ट्रम्प कार्ड को भी दिखाएगा। मैं तो सिर्फ सोच कर ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये सब देखकर किंचू थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि जो हमेशा से इतना ज्यादा शांत जगह रहा करता था आज पूरा भरा हुआ है। गाओ बताता है कि सन ऑफ गॉड का मीटिंग युवा सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसलिए काफी सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है और इसे देखने आए हैं। तभी वहाँ पर थर्ड सन ऑफ गॉड आ जाता है और उसके साथ 13th और 15th भी होता है। उन्हें देखकर सभी लोग उसी के बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। ये देखकर थर्ड सोच रहा होता है कि लगता है कि मैं अभी भी पहले के जैसे पॉपुलर हूँ, लेकिन तभी वो लोग ये बातें करने लगे होते हैं और यही तीनों सन ऑफ गॉड को किंचू ने पकड़ लिया था और थर्ड सन ऑफ गॉड को अकेला भी कर दिया था और उन्हें छुड़ाने के लिए थर्ड को उनका सर्टिफिकेट भी देना पड़ा था। इसलिए कंपेयर करें तो 18th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर थर्ड काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट होने लगा होता है। तभी वहाँ पर 18th भी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग उन्हीं के पास चले जाते हैं और सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं कि 18th तो काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, पहले उसने 14th को हराया और फिर 12th को अपना सवारी बना लिया है। 18th तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। अपना काफी ज्यादा तारीफ सुनकर वो चने के झाड़ पर चढ़ गया होता है। वहीं पर इन सबसे थर्ड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरा सभी का सभी ग्लोरी को किंचू ने छीन लिया है, ऐसे तो तुम अपना सुसाइड नोट लिख रहे हो। वहीं पर वो सभी के सभी लोग किंचू का अभी भी तारीफ करते ही जा रहे होते हैं। ये सब देखकर किंचू कहता है कि वो सभी लोग कितना ज्यादा इंथुजियास्टिक लग रहे हैं ना। गाओ बताता है कि जब से आपने रियल इमोर्टैलिटी पिल को ट्रिगर किया है तब से आप और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तभी किंचू हॉल में एंटर कर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अभी भी कुछ सन ऑफ गॉड है जो लोग अपना चेहरा नहीं दिखा रहे होते हैं। ये देखकर गाओ बताता है कि ऑलरेडी काफी सारे सन ऑफ गॉड एक्शन लेना और खुद को रिवील करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ काफी ज्यादा मिस्टीरियस सन ऑफ गॉड है जिसका कि नाम तक कोई नहीं जानता है। इस बार तो सभी के सभी सन ऑफ गॉड अपने पीछे के फोर्सेस को भी लेकर आए हैं, इसलिए मुझे डर है कि ये मीटिंग शांतिपूर्वक नहीं बीतेगा बल्कि काफी सारा छुपा हुआ खतरा से भरा हुआ है। किंचू कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर आने से पहले एंसेस्टर यांग मिंग मुझे बता चुके हैं। ये बोलकर वो अपने सीट पर चला जाता है और उनका पहला सन ऑफ गॉड का मीटिंग स्टार्ट होने वाला होता है। और तभी वहाँ पर मास्टर पक्षी आकर कहते हैं कि मुझे तुम लोगों को लड़ते देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। ओरिजिनली इसका इंचार्ज युवा के मास्टर होने वाले थे, लेकिन वो बुढ़ा कुछ ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए उनके जगह मैं यहाँ पर हूँ। और बताते हैं कि हाल ही में 18th सन ऑफ गॉड ने ट्रू इमोर्टैलिटी पिल को उसके असली रूप में ट्रिगर कर दिया था, जिसके कारण एंशिएंट ब्रोंज पैलेस भी अपीयर हो गया था। ये हेवन का सबसे मिस्टीरियस एंशिएंट पैलेस है, इसलिए काफी सारे पावरफुल लोग, हमारे सेक्ट के मास्टर और सभी फ्लोटिंग आइलैंड के एंसेस्टर भी ब्रोंज टेंपल के लिए कम्पीट करने गए हैं। और इसी के कारण काफी सारे पावर हाउस भी सन ऑफ गॉड के मीटिंग में आए हुए हैं और उनमें से एक याओची भी है। वहीं पर ये सब सुनकर किंचू सोच रहा होता है कि सेक्ट का मास्टर और सभी फ्लोटिंग आइलैंड के एंसेस्टर में से कोई भी यहाँ पर नहीं है और ये सब मेरी इमोर्टैलिटी पिल को ट्रिगर करने से हुआ है। ये अच्छी बात है या फिर नहीं है, आज एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। वहीं पर मास्टर पक्षी कहते हैं कि अब ज्यादा देरी ना करते हुए पहला सन ऑफ गॉड का कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करते हैं। इसका दो पर्पस है। पहला है कि सभी के सभी 18 सन ऑफ गॉड, 17 कहना काफी ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि 11 तो पहले ही मारा जा चुका है। आखिरी में सिर्फ आधा सन ऑफ गॉड ही यहाँ से चलकर बाहर निकल पाएंगे और आधे तो पहले ही अपना सन ऑफ गॉड का स्टेटस को खो चुके हैं। ये सुनकर ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि हाफ सन ऑफ गॉड पहले डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर मिस्टीरियस सन ऑफ गॉड भी कहता है कि ऐसा तो कभी सन ऑफ गॉड की मीटिंग में हुआ ही नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। वो कहते हैं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर युवा सेट के मास्टर यहाँ पर होते तो वो ऐसा नहीं
नहीं करते, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों से पहले कह दिया कि मुझे तुम लोगों को सिर्फ लड़ते मरते देखना पसंद है, और चूंकि मैं आज का होस्ट हूँ इसलिए मैं जो चाहे वो करूंगा। और दूसरा पर्पस ये है कि दोंग्यो माउंटेन ग्रैंड सेरेमनी जल्दी हेल्ड होने वाला है, जिसमें कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सभी एरोगेंट टैलेंट एक जगह पर जमा होंगे और युवा का सन ऑफ गॉड भी नेचुरली अपना पावर दिखाएंगे। इस बार सबसे ब्राइटेस्ट सन ऑफ गॉड दोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी में जाकर युवा सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं सिर्फ चुपचाप यहाँ पर बैठकर तुम लोगों को मरते करते देखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। सभी के सभी सन ऑफ गॉड अपने स्किल का यूज करके दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाओगे तो वो लोग तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद दिखाते हैं कि कुछ देर तक बिल्कुल वैसे सन्नाटा बना रहता है। ये देखकर वो पक्षी रोने का नाटक करते हुए कहता है कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये बैटल तो कितना ज्यादा बोरिंग होते जा रहा है। ये सब देखकर किंसु सोच रहा होता है कि वो आज कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हैं, और उसका साथ साथ वो अजीब बिहेव नहीं कर रहे हैं बल्कि आग में घी डालने का भी काम कर रहे हैं। तभी एक लड़की कहती है कि मैं स्टार्ट करती हूँ। एक लड़की को देखकर सभी के सभी लोग थोड़े से हैरान हो गए होते हैं और सोचते हुए कहते हैं कि जरूर ये 9th गॉडेस होगी, जो कि काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखती है और कभी कभी युवा में दिखाई देती है। वहीं पर वो अपने सीट से नीचे आकर कहती है कि मेरा नाम दुआन किंगतोंग है और मैं 9th डॉटर ऑफ गॉड हूँ। और 18 से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो कहता है क्या पूछना है, तुम पूछ सकती हो। वो कहती है कि मेरा भाई यानी कि 11th सन ऑफ गॉड याओची में एक्सीडेंटली मारा गया था, क्या तुमने उसे मारा है? वो कहता है कि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहती है तो मेरा भाई का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट कहाँ पर है? किंसु कहता है कि वो मेरे पास है, तो क्या हो गया? वो चिल्लाते हुए कहती है तो इसका मतलब तुमने ही उसे मारा है। किंसु कहता है कि उसने मुझ पर स्नेक अटैक किया था, वो मरना तो डिजर्व करता था, लेकिन याओची का फेस्टिवल होने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया था। ये उसी को ऑनर की बात है कि मैंने सिर्फ उसका सर्टिफिकेट ही लिया था। वहीं पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर मेरा भाई तुमसे हार कैसे सकता है? जरूर तुमने कोई घटिया तरीके का यूज किए होंगे। मेरा भाई का सर्टिफिकेट वापस करो और अपनी जान देकर मेरा भाई का लाइफ का कीमत चुकाओ। ये सुनकर बाकी के सन ऑफ गॉड कहने लगे होते हैं कि ये साफ है कि हाल ही में 18th ने काफी सारे लोगों को हरा दिया है, लेकिन किसी को हराना और जान से मार देना दोनों काफी ज्यादा अलग बात है। वहीं पर सभी ऑडियंस भी चिल्ला रही होती है कि जरूर किसी ने 18th का हेल्प किया होगा। सन ऑफ गॉड के बैटल में कोई भी बाहरी वाला बंदा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर 18th रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसे मरना पड़ेगा। वहीं पर थर्ड को एक अच्छा खासा मौका मिल गया होता है और वो भी कहने लगता है कि मैं 9th को सपोर्ट करता हूँ। 18th सन ऑफ गॉड एक बहुत ही बड़ा डिस्पाइसफुल पर्सन है, जरूर वो कोई घटिया तरीके का यूज किया होगा। और 7th भी कहने लगा होता है कि उस दिन मैं भी याओची के फेस्टिवल में गया था और मैंने 18th और 11th को रूटलेस पूल में अकेले जाते हुए देखा था, मैं इसे टेस्टिफाई भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वो कहते हैं कि अब जबकि 7th के पास एविडेंस है तो ये प्रूफ हो गया है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? ये देखकर किंसु सोचता है तो इसका मतलब ये सभी के सभी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, और कहता है कि लगता है कि जब एक पर्सन काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है तो ये आम बात होती है कि लोग उससे जलना शुरू कर देते हैं। 7th कहता है कि आर्ग्यू करना बेकार है, चुपचाप मान क्यों नहीं लेते हो? अपना सन ऑफ गॉड का डिग्निटी को रखते हुए उसका सर्टिफिकेट लौटा दो और अपना कल्टीवेशन को खत्म कर दो, ऐसा करने पर हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये बोलकर वो सोचता है कि इस सिचुएशन से तो तुम बिल्कुल भी निकल नहीं सकते हो। 18th कहता है कि 7th तुम तो सच में एक बहुत ही बड़ा मजाक हो, मैं जेनरस बनकर उसे एडमिट कर लो, ये सब का सब तो तुम्हारे क्या धरा है। ये सुनकर 7th थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहता है कि तुम पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है? मुझे पता है कि तुम काफी सारी चीजों के पीछे हो, बट मैंने तुम्हें कभी एक्सपोज किया ही नहीं है। ये सुनकर 7th का घबराहट और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सोचता है कि ऐसा सिचुएशन में ये क्यों हो रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि 18th मारा जाए और दोबारा से कमबैक ना कर पाए। वहीं पर किंसु कहता है स्मार्ट बनो और इसे देखो। ये बोलकर वो उन लोगों को उस इंसिडेंट का रिकॉर्डिंग दिखा देता है जिसमें 7th 11th को मारा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु सबको सबूत दिखा देता है कि 7th ने ही 11th को मारा होता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और 9 कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, मुझे जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। वहीं पर किंसु 7 से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है? ये सुनकर 7 कहता है अगर मैं सच बोलूं तो मैंने सच में तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया है। ये बोलकर वो सबसे कहता है कि 18th अब हम सभी लोगों का बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। किंसु कहता है क्या तुम अभी भी लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हो? ये बोलकर वो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन 9 बीच में आकर कहती है उसका लाइफ मेरा है। ये देखकर किंसु उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ पागल कहीं के। ये बोलकर वो उसी पर हमला कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। तभी किंसु उससे कहता है अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उससे भी अपने हाथ से कुचलने जाता है। वो उसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करता है और सोचता है आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। तभी वो 9 से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, लेकिन आज मुझे ज्वाइन करके 18th सन ऑफ गॉड से डील कीजिए। तभी किंसु और ज्यादा ताकत का यूज करने लगता है जिससे 7th झुकने लगा होता है और उसके नीचे की धरती टूट जाती है। वहीं पर 7 का पसीना छूट रहा होता है और वो अभी भी कह रहा होता है कि तुम अभी फील क्यों हो ना कि 18th सन ऑफ गॉड कितना ज्यादा पावरफुल बन गया है। सिर्फ कुछ ही दिनों में ये इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है और काफी सारे सन ऑफ गॉड्स को सप्रेस भी कर दिया है। अगर हम लोग अभी उससे डील नहीं कर पाएंगे तो वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और फिर फ्यूचर में कोई भी उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा। तभी किंसु और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है जिससे 7 खून की उल्टी करने लगा होता है, लेकिन वो अभी भी उसे कंफ्यूज करना जारी रखता है कि अगर तुम्हें अपने भाई का सर्टिफिकेट चाहिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो सच में फ्यूचर में उसे कोई भी सप्रेस
नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और उससे कहती है रुक जाओ, उसका लाइफ मेरा है और मेरा भाई का सर्टिफिकेट मुझे वापस कर दो। ये सुनकर किंजो कहता है कि मैंने तुम्हें पागल बोलकर तुम्हारा काफी ज्यादा सम्मान कर दिया था, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या, इतना जल्दी कंफ्यूज कैसे हो सकती हो। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है मुझे डांटने की आकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। वो बोलकर वो अपना सुप्रीम स्पिरिट आई का यूज करके लेजर अटैक करती है। वो एक डिवाइन टैलेंट होता है जिसके साथ वो जन्म ली होती है और वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो सन और मून बॉडी को भी पेनिट्रेट कर सकता है। वहीं पर किंजो किसी तरह से उसके अटैक से बचता है और उसके अटैक से वहां दीवार में छेद हो जाती है। वहीं पर वो कहती है क्या तुम इस बार भी इसे अवॉइड कर पाओगे। ये बोलकर वो अटैक करने के लिए तैयार होने लगती है और तभी सेवन उससे अपने एक टेक्निक का यूज करके उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, अब जल्दी से हमला करो। तभी वो हमला कर देती है जो कि सीधे उसके सीने पर जाकर लगती है, लेकिन उसके अटैक से उसका सुप्रीम स्किन उसे बचा लेता है। लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उससे उसके इंटरनल ऑर्गन में चोट लग जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसे तो कुछ भी नहीं हुआ है और बाकी की ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर किंजो कहता है मेरी बारी आ गई है। ये बोलकर वो उसको कुछ समझने से पहले उस पर अटैक कर देता है और उसके उठने से पहले सिस्टम का दिया हुआ तालिस्मान का यूज करके उसे सप्रेस भी कर देता है। ये देखकर 16-7 का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम उसे कंफ्यूज कर भी देते हो तो भी क्या हो गया, वो तुम्हारी हेल्प कर ही कितना पाई। वहीं पर किंजो अपना ड्रैगन एलिफेंट वाला टेक्निक का यूज करके सेवन पर हमला करने आगे बढ़ता है। सेवन अपने टेक्निक का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे तोड़ देता है और सेवन को कुचल देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सिर्फ वही नहीं बल्कि काफी सारे लोग भी हैरान हो गए होते हैं। वहीं पर किंजो सोच रहा होता है कि धर्मा रिला में ब्रेक थ्रू करने के बाद इस टेक्निक का पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि कुछ ही मिनट में उसने एक साथ 2 लोगों को सप्रेस कर दिया है। वहीं पर किंजो उससे पूछता है आखिर तुम मरना कैसे चाहोगे। तभी सेवन सभी की तरफ देखकर चिल्लाने लगा होता है कि जल्दी से मेरी मदद करो, मेरे बाद तुम लोगों का ये बारी आ जाएगा। 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। एक साथ मिलकर खत्म करने का अभी ही चांस है, नहीं तो बाद में कोई भी नहीं बच पाओगे। ये देखकर किंजो कहता है कि लगता है कि तुम्हें सच में पता है कि रिपेंट कैसे करना है। ये बोलकर वो एक स्वॉर्ड निकाल लेता है। ये देखकर सेवन चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, सबसे पहले 18 सन ऑफ गॉड को मारो, नहीं तो वो बाद में सबको अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। अगर तुम उसे अभी नहीं मारोगे तो कभी भी मार नहीं पाओगे। ये बोलते बोलते किंजो उसे मार देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो मरा नहीं होता है बल्कि उसका लाश गायब हो जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि उसने एक स्पिरिचुअल बॉडी को यूज किया है। इस तरह के बॉडी को तुम सीक्रेट जगह में छुपा कर रख सकते हो और दोबारा से डबल कल्टीवेट करके खुद को रीजनरेट कर सकते हो। ये देखकर किंजो कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं किया था, लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलना पड़ेगा। इसके बाद 7 सन ऑफ गॉड के घर को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद को किसी तरह से रीजनरेट कर लिया होता है और काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि फाइनली मैं सर्वाइव कर ही किया, ये बॉडी तो मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। ये देखकर उसका चमचा कहता है कि आपने अपने स्पिरिचुअल बॉडी को रिजेक्ट करने का इतना ज्यादा रेयर मौका को बर्बाद कर दिया है, आपको नहीं लगता कि इससे आपका कुछ ज्यादा बड़ा लॉस हो गया है। सेवेंथ कहता है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन 18 सन ऑफ गॉड भी मेरे ही जैसे स्कीमिंग निकला और उसके पास 11th को मारने का सबूत भी था। इस सिचुएशन में उसके पास अपर हैंड था। इस हालात में लोगों को 18th के अगेंस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और मेरे पास मेरा डेथ के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उन्हें ये दिखाने के लिए कि 18th उनके लिए कितना ज्यादा बड़ा खतरा बन गया है और अब वही सबसे पहले सन ऑफ गॉड होगा जो कि सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। उसे तो हम लोग बिल्कुल भी और भी ज्यादा पावरफुल ग्रो नहीं होने दे सकते हैं। ये सुनकर उसके सभी फॉलोवर्स उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं और उसका चमचा कहता है कि अगर किंजो काफी ज्यादा ताकतवर भी होगा ना तो भी वो उन लोगों से बच नहीं पाएगा। वहीं पर उनकी मीटिंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो 9 से उसका सर्टिफिकेट मांगता है और बदले में उसका लाइफ को बख्शने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि जाकर कहीं पर सपने देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। किंजो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसके तरफ तलवार बढ़ा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर 9 के फादर आकर चिल्लाकर कहते हैं कि सोचना भी मत। किंजो कहता है कि कोई भी आउटसाइडर इसमें दखल नहीं दे सकता है, रूल को मत तोड़िए। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा फैमिली ऑलरेडी एक संतान को खो चुका है और एक और को मरते हुए हम लोग ऐसे देख नहीं सकते हैं। तभी ठट कहने लगा होता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा वाइल्ड हो रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि सन ऑफ गॉड्स कोई चिकन के जैसा है जिसे कि जब तुम चाहो तब काट दोगे। तभी 13th और 15th भी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चुपचाप हमारा सर्टिफिकेट वापस कर दो और वो सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए कहते हैं। ये देखकर किंजो कहता है कि फिर से तुम्हारा रविश का ग्रुप आ गया है। वहीं पर हालात को देखते हुए 14th का फादर कहते हैं कि अगर तुम अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। ये सुनकर 14th के पास और कोई चारा नहीं होता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट चाहता हूँ, फिर बाद में मुझे और बाकी के लोगों को तुमसे डील करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सब देखकर किंजो कहता है अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो आकर कर सकता है। और 6 से कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें भी सप्रेस कर दिया था, क्यों तुम कुछ करने वाले नहीं हो क्या। और 16 से भी कहता है। वहीं पर 6 कहता है कि मैं किसी की भी साइड में नहीं हूँ और 16 कहता है कि हमारे बीच का गलतफहमी और भी ज्यादा डीप होते जा रहा है, हम लोग तो ब्रदर्स है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। वहीं पर थर्ड कहता है कि 18th अभी तक अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर नहीं कर पाया है, इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देते हैं और कहता है कि मैं सोल रिला में पहुंच
चुका हूँ और मेरा सोल बनकर तैयार हो गया है। मैं अपने सोल का यूज करके उसे सप्रेस करता हूँ और तुम तीनों मिलकर उस पर एक साथ अटैक करके उसे हरा दो। और किंसू से कहता है कि तुमने मेरा काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया है और क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है ऑफकोर्स तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सोल को सोड बनाकर उस पर अटैक कर देता है। और तभी 13th, 14th और 15th किंसू को मिलकर पकड़ लेते हैं और तभी पीछे से उसका सोल अटैक से उसे लग जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और वो सोचता है तो क्या यही सोल रिलम का असली सोल गोड अटैक है? ये तो सच में उन सोल अटैक से काफी ज्यादा अलग है। और वहीं पर उससे उसका सर काफी ज्यादा दर्द करने लगा होता है। ये देखकर थर्ड कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही पावरफुल सोल है जिससे तुमने 15th और 17th को हरा दिया था, लेकिन सोल और कॉन्शियसनेस दोनों अलग अलग चीज है। सोल अटैक से बचना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार अगर उससे लग गया तो कभी कभी तुम अपने कॉन्शियसनेस को खो सकते हो, तो किसी किसी केस में तुम इडियट भी बन सकते हो। और तभी मौके का फायदा उठाकर 13th उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी 18th उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही किंसू उसे उठाकर पटक देता है, जिससे वहां का जमीन टूट जाती है और वो खून की उल्टी कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं पर ये देखकर थर्ड काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि मेरा सोल अटैक उस पर इफेक्ट क्यों नहीं कर पाया है। ये देखकर दूसरे लोग बातें कर रहे होते हैं कि देखते ही देखते उसने 13th को भी सप्रेस कर दिया है। क्या तुम्हें अब डर लगने लगा है? क्या तुम भी फाइट को ज्वाइन करना चाहते हो? तभी एक मिस्टीरियस सन गॉड और वो भी सोल रिले में पहुंच चुका होता है। वो भी फाइट को ज्वाइन करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा। ये बोलकर वो भी अपने सोल को सोड में बदल लेता है और उसका सोड थर्ड से काफी ज्यादा सॉलिड होता है। ये देखकर थर्ड कहता है कि अब जबकि सोल का सोड तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पा रहा है, तो हम लोग अपना अपना सोल का यूज करके तुम्हें सप्रेस करेंगे। ये बोलकर वो दोनों ही उस पर हमला करके उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और उन दोनों को सोल अटैक से किंसू पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। उन दोनों का लेवल किंसू से काफी ज्यादा हाई होता है, इसलिए किंसू उनके प्रेशर से दब रहा होता है और उसका हिलना डुलना भी लगभग बंद हो गया होता है। लेकिन तभी वो अपना सोल सिल्क वर्म को निकालता है और उनके सोल सोड को खाने के लिए भेज देता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या चीज है। एक सन गॉड बताता है कि ये एक डिवाइन सोल ट्रांसफॉर्मेशन सिल्क वर्म है। 18th ने पहले ही डिवाइन सोल को कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन इसका वाला सामान्य से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। ये सुनकर थर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि वो तो अभी अभी धर्म रिलम में एंटर किया है और वो सिर्फ अभी अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन वो इतना जल्दी अपना सोल को कल्टीवेट कैसे कर सकता है। दूसरा सन गॉड कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसका पावर तो सच में काफी ज्यादा अविश्वसनीय है। 7th सन ऑफ गॉड बिल्कुल सही था, हम इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक हमारा सोल उसे सप्रेस करके रखा है, चलो इसे खत्म कर देते हैं। ये सुनकर सभी लोग मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।